नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे CITS के शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सीखने के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के हिस्से के रूप में शुरुआत की है। उसके अंतर्गत जो अर्ध कुशल और जो कुशल प्रशिक्षण है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो ट्रेनर बनाने के लिए ये कोर्स शुरू किया है। इसकी विषय वस्तु सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम की संरचना ऐसी होती है जो कि कौशल विकास और निधि की पद्धति के बारे में दोनों व्यापक जो प्रशिक्षण करता होता है, प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, मूल विचारों, सिद्धांतों और प्रणालियों की उचित समग्र की मांग करता है और अच्छे प्रशिक्षक का मौलिक आधार है। इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक होता है उसके रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और अच्छी प्रशिक्षण अभ्यासों की विचित्र शारीरिक और उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं और उसकी जो बारीकियां, उनको समझा जाए और उनका पालन किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे इसका सिलेबस। तो सिलेबस में देखो, शिक्षण के सिद्धांत पाठ्यक्रम में जो पहला आपका टॉपिक होगा उसमें क्या है, व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण के लक्ष्य। ठीक है, तो व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण के लक्ष्य है। इसके अंदर क्या होता है, जो भारत के अंदर जो इसका पहला टॉपिक आएगा उसके अंदर क्या है, जो भारत के अंदर व्यावसायिक परिदृश्य है, ठीक है, उनके अंदर जो परिदृश्य उसका अवलोकन, ठीक है, कब शुरू किया गया, क्या क्या इसके अंदर बदलाव आए, कौन कौन सी संस्था इसके अंदर काम करती है, पहले टॉपिक में ये। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि एक अनुदेशक होता है, उसकी भूमिकाएं क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद एक अच्छा जो प्रशिक्षक होता है उसकी आवश्यक लक्षण क्या होते हैं, अच्छे निर्देश की विशेषताएं और निर्देशों के सामान्य दोष क्या होते हैं। ठीक है, जो हम पहले टॉपिक में ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना है सीखने का मनोविज्ञान। जो टीचर होता है उसका या जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो प्रशिक्षण करता होता है, उसके अंदर जो सीखने का मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है उसके शिक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद सीखने के और शिक्षण के सिद्धांत के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो सीखने का नियम होता है, सीखने के सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक होगा NSQF और सिलेबस का विश्लेषण। NSQF, सबसे पहले तो आपको इस NSQF की जो फुल फॉर्म होती है उसका पता होना चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अंदर जो इसका सिलेबस है और उसका जो विश्लेषण है उसके बारे में सबसे पहले क्या होता है, उसकी व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी जो कार्यान्वयन क्रियाविधियां होगी उसके बारे में आपको इसका पहला टॉपिक बताया जाएगा। ये क्या है, जो आपके सिलेबस के टॉपिक है, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद उसके अंदर क्या है, उसकी जॉब की भूमिका क्या होगी और उसके शिक्षण के परिणाम क्या होंगे, और उसके बाद में क्या इसके मूल्यांकन का मापदंड क्या होगा। उसके बाद इसके विषय वस्तु का विश्लेषण और निर्देशन का जो मॉडल होगा वो किस प्रकार होगा। उसके बाद है निर्देश के लिए योजना, यानी कि आपका जो 4 नंबर टॉपिक है उसमें आपके निर्देश के लिए क्या क्या योजना होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले आपके पाठ की योजना, लेसन प्लान, डेमो प्लान, प्रश्नों को प्राप्त करने और उसके जो प्रश्न करने की जो तकनीक है उसके बारे में आपको बताएगा। उसके बाद में आपको कौशल और इसके शिक्षण की अवस्था बताएगा। उसके बाद में इसके अंदर आपको प्रदर्शन की योजना बताएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका है अनुदेशात्मक सामग्री, यानी आपको अनुदेशात्मक दिया जाएगा। उसके अंदर आपको क्या क्या सामग्री होगी, जिसमें सबसे पहले होगा लिखित निर्देशात्मक सामग्री और उसके बाद होगा प्रक्रिया पत्रक और जॉब सीट, यानी जॉब जो आप कार्य करोगे उसकी सीट आपको तैयार करनी, डेटा शीट तैयार करनी होगी। उसके बाद आपका होगा सूचना पत्रक। ठीक है, ये मैटर इसके अंदर अनुदेशात्मक सामग्री के अंदर आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है परीक्षण और मूल्यांकन।
यानी कि जो आपको परीक्षण और उसका जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार करना है। इसके अंदर क्या आपकी ब्लूम की टेक्नोलॉजी होगी, उसके अनुसार डोनेम सीखने का विभिन्न स्तर हो गए, ठीक है। NSQF जो मैंने आपको पहले बताया, NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके संबंध में किस प्रकार कार्य करता है। उसके बाद में टेस्ट और एक अच्छे टेस्ट की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, मतलब आप जिसको सिखा रहे हैं उसका टेस्ट है, आप उसकी जांच करेंगे तो किस प्रकार की जांच आप करें। और उसके बाद संसार उसके सिद्धांत और व्यवहारिक परीक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार आप करेंगे। उसके बाद आप उससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसकी तैयारी का नियम क्या होगा। उसके बाद उसकी मूल्यांकन की गतिविधियां, योजना और उसकी क्षमता का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि मूल्यांकन की गतिविधियों की योजना और उसकी क्षमता का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। उसके बाद NSQF कार्यान्वयन मैनुअल का प्रशिक्षण आप किस प्रकार करेंगे, जो आपको इसके अंदर बताया जाएगा। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक कार्यों के प्रबंधन और संगठन, यानी जो अनुदेशात्मक कार्य के प्रबंधन और संगठन है, इसके अंदर आपको क्या होगा कि जो शिक्षण और क्लासरूम में जो प्रबंधक की जिम्मेदारियां होती है उसका प्रबंधन आप किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार आप जो क्लास ले रहे हैं उसको हैंडल करेंगे। और उसके बाद 5S है, 5S है, उसके बारे में उसकी अवधारणा है, उसका अनुप्रयोग किस प्रकार हम करें, हाउस कीपिंग और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार हम अपने नेचर में लेके आए, ये सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप क्लास का नेतृत्व कैसे करते हैं, उस नेतृत्व करने के लक्षण क्या होंगे, उसकी कार्यशैली क्या होगी, ये सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है जो आपकी अनुदेशात्मक तकनीकी, ठीक है, कि आप अनुदेशात्मक की आपकी तकनीकी किस प्रकार होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, निर्देश जो आपकी शिक्षण की क्लासरूम है उसमें प्रबंधन की जिम्मेदारियां और निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी के लाभ किस प्रकार है, विभिन्न प्रकार की मीडिया और शिक्षण और सीखने से इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने की सामग्री, प्रोजेक्टर, नॉन प्रोजेक्टर, आप यानी कि किस पे यानी ये बोर्ड यूज कर रहे हैं या इसके अलावा प्रोजेक्टर यूज करके आप बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आप अनुदेश के विभिन्न जो डिस्प्ले बोर्ड की भूमिका है, जो डिस्प्ले आजकल प्रोजेक्टर डिस्प्ले भूमिका जो क्या निभाता है, बच्चों को किस प्रकार सीखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण। आजकल क्या होता है, नेचुरल रूप से क्या है, कंप्यूटर अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके कारण क्या है आजकल बच्चे कंप्यूटर द्वारा सीखने की ज्यादा इच्छा रखते हैं या अधिक जल्दी सीखते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा सीखने के क्या लाभ हो सकते हैं, पावर पॉइंट से किस प्रकार आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद जो डिजिटल कैमरा होता है, LCD वगैरह, उनकी अनुक्रिया, उनका देखभाल किस प्रकार करते हैं। उसके बाद स्मार्ट बोर्ड हो गया, इंटरेक्टिव बोर्ड के विभिन्न जो विशेषता है उसको किस प्रकार हम सुचारू रूप से अपने जीवन में ला सकते हैं या सिखाने के सिद्धांत में हम किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सीखने और सिखाने के अंदर अनुप्रयोग के अंदर जो सीखने का इंटरनेट का क्या माध्यम है, किस प्रकार हम इंटरनेट से बच्चों को सिखा सकते हैं, ये इसके अंदर बताया जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक है शिक्षण का अभ्यास। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका शिक्षण के अभ्यास। इसके अंदर क्या होता है, आपको अपने जो कौशल करा रहे हैं उसकी प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बता रहे हैं, उसके अंदर जो नियम आएंगे उसका अनुबंध किस प्रकार से किया जाएगा और सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत किस प्रकार होंगे, जो शिक्षण अवयव है उसको हम किस प्रकार जीवन में लेके आएंगे या अपने जो स्टडी के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद शिक्षण के अभ्यास और उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे। इस प्रकार हम इस पूरे पाठ्यक्रम का हम आगे जिस प्रकार वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे भी इसका किस प्रकार आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।